हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है MSD हब के अंदर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान पुलिस पेपर 2005 का जीके का पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा 41, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है। ठीक है, इसके ऑप्शन होंगे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मालविक अग्निमित्रम, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, रघुवंश भी कालिदास की है, मालविक अग्निमित्रम भी कालिदास की है, देवी चंद्रगुप्तम कालिदास की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, तो ये विशाख दत्त ने लिखी है। किसने, विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त की इसके अलावा कौन कौन सी पुस्तकें हैं, राघवानंद है। ठीक है, मुद्रा राक्षस है। क्या है, मुद्रा राक्षस, फेमस बुक। ठीक है, विशाख दत्त एक संस्कृत कवि थे। क्या थे, संस्कृत कवि थे। अब पूछोगे आप देवी चंद्रगुप्तम किसके बारे में लिखी है, तो एक गुप्त साम्राज्य के राजा हुए हैं रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में लिखी है। रामगुप्त कब थे, ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं गुप्त साम्राज्य के, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, उनके बीच में एक थे रामगुप्त, उनके बारे में ये लिखी हुई है। अब बात करें अपन इनके अलावा कालिदास की, तो कालिदास जी की ये जो 3 पुस्तकें तो आपके सामने ही हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मालविक अग्निमित्रम। इसके अलावा इन्होंने कुमार संभव लिखी है। ठीक है, कुमार संभव लिखी है, ऋतु संहार लिखी है। क्या लिखी है, ऋतु संहार लिखी है, मेघदूतम लिखी है, मेघदूतम लिखी है, एक लिखी है विक्रमोर्वशी है। ठीक है विक्रम प्लस उर्वशी है। और ये क्या थे, कालिदास भी एक क्या थे, संस्कृत कवि थे। ठीक है, क्या थे कालिदास जी, एक संस्कृत कवि थे। ये प्राकृतिक भाषा के भी जानकार थे, इनके बारे में बताया जाए तो। ठीक है, और इन्होंने कौन से रस की प्रधानता थी, ये ज़्यादातर इनके जो हैं ये लिखे हुए हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। इन सभी जो ग्रंथ हैं इनमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। ठीक है, और ये भी गुप्त साम्राज्य के टाइम में हुआ थे। किसके टाइम थे, गुप्त साम्राज्य के टाइम, 3री से 4वीं शताब्दी में, 3री से 4वीं शताब्दी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है। तो प्रसिद्ध बम नृत्य देखो, बम नृत्य के बारे में बताऊं तो मैं ये मोस्टली बोला जाता है भरतपुर में किया जाता है, तथा अलवर के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भरतपुर ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे राजस्थान में नृत्य हैं, जैसे घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा, इसका जो मुख्य केंद्र है जसनाती संप्रदाय का वो कतियासर बीकानेर के अंदर है। तेरताली नृत्य ये कामड़े संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, इसका मुख्य केंद्र पादरला पाली है। वैसे रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ठीक है, रामदेवरा में। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी का है। इसके अलावा शेखावटी के हैं गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य। गीदड़ नृत्य, ठीक है, कौन से, गीदड़ और चंग नृत्य, ये किस पे किए जाते हैं, होली पे किए जाते हैं। ध्यान रखना, शेखावटी के अंदर किस पे किए जाते हैं, होली के क्षेत्र पे किए जाते हैं। एक बिंदोरी नृत्य है, ये बिंदोरी है, ये झालावाड़ का है, ये होली के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है, एक डांग नृत्य है, ये नाथ द्वारा का है। कौन सा, डांग, कहाँ का है, नाथ द्वारा का। ये भी किस पे किया जाता है, होली पे किया जाता है। तो होली पे कौन कौन से नृत्य हो गए, गीदड़ हो गया, चंग हो गया, चंग और गीदड़ शेखावटी के हो गए, बिंदोरी झालावाड़ का हो गया, डांग नाथ द्वारा का हो गया। ये चारों नृत्य होली के ऊपर किए जाते हैं इनके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे ढोल जालोर का है, गुल्ला जोधपुर का है, चरी किशनगढ़ का है, बवाई नृत्य गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उधर की तरफ किया जाता है। ठीक है, सिरोही में भी। ये तो हुई बात किसकी, नृत्यों की। अब नृत्यों के आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है। ठीक है, तो प्रसिद्ध पखवाज वादक के बारे में बताना है। देखो, पंडित राम नारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां। तो इसमें आंसर होगा भैया पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास एक पखवाज वादक है। ठीक है, क्या है ये, पखवाज वादक। ठीक है, पखवाज वादक। और इनके बारे में इसके अलावा मैं बताऊं तो ये इनको क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, पद्मश्री। ठीक है, उस्ताद हिदायत खां एक सितार वादक है। क्या है ये, सितार वादक। ठीक है, उस्ताद असद अली खां ये वीणा वादक हैं। क्या है ये, वीणा वादक हैं। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है।
पद्म विभूषण से सम्मानित है ये। और पंडित रामनारायण जी के बारे में बताऊं तो ये सारंगी वादक है, ठीक है। क्या है ये? सारंगी वादक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? सारंगी वादक को पद्म विभूषण। इनको भी क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण, ठीक है। इनके अलावा भी एक और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पंडित विशु मोहन भट्ट। क्या नाम बताया? पंडित विशु मोहन भट्ट। पंडित विशु मोहन भट्ट, ठीक है। पंडित विशु मोहन भट्ट एक सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक, ठीक है। पर इनको बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला है, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है, पद्म विभूषण इन्हें मिला है ठीक है। तो अब बात आती है सितार की। सितार की खोज किसने की थी? सितार की खोज अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। कोई पूछ ले आपसे सितार की खोज किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जलमार्ग से भारत की खोज करने वाले साहसी नाविक कौन थे? कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। किसकी खोज की? भारत की। कब की? तो ये आ जाएगा इसमें 8 जुलाई। क्या? 8 जुलाई 1497 1497 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पे आए थे? तो भैया केरल के कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। कालीकट केरल के अंदर पड़ता है, एक जगह है बंदरगाह, वहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे। कब आए थे? इस डेट को आए थे तो पूछ ले। तो 20 मई 1498 ईस्वी को आए थे, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? वास्को डी गामा की। अब बात करते हैं हम कोलंबस की। तो कोलंबस ने खोज की थी किसकी? अमेरिका की, ठीक है। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कब की थी? तो ये आ जाएगा 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को की थी। किसकी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? मैगेलन की। किसकी? मैगेलन की। तो मैगेलन के बारे में देखो इनका पूरा नाम है फर्दिनांद। क्या है? फर्दिनांद मैगेलन, ठीक है। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। कहाँ के हैं? ये भी पुर्तगाली हैं। वास्को डी गामा भी पुर्तगाली ही था, ठीक है। इन्होंने खोज की है किसकी? मलेशिया की। किसकी? मलेशिया की खोज की है इन्होंने। कब की है? तो कब का आ जाएगा? तो 27 अप्रैल। कब? 27 अप्रैल 1521 ईस्वी में इन्होंने खोज की मलेशिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा लोकवाद है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल के, किससे? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो इसका देखो सिंगी का भी नहीं होता। अलगोजा, तो इसका आंसर अलगोजा भी नहीं होगा। रावण हत्ता, तो इसका आंसर क्या? रावण हत्ता भी नहीं होगा। बपंग, तो बपंग भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? मैंने बोला रावण हत्ता भी नहीं होगा, तो इसका आंसर भैया अलगोजा भी नहीं होगा, सिंगी भी नहीं होगा और बपंग भी नहीं होगा। देखो आधे कटे से एक की खोज की जाती है, वो है मतलब खोज का नाम आ गया, सॉरी, मतलब एक नारियल से बनता है वो अकेला एक रावण हत्ता ही है जो उसके आधे कटोरी से बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावण हत्ता। ये आधे कटे नारियल के खोल से बनता है तथा किस में आता है? ये तत्ववाद यंत्रों में आता है। किस में आता है? तत्ववाद यंत्रों में आता है। किस में आता है? तत्ववाद यंत्रों में, ठीक है। सिंगी एक फूक वाद्य यंत्र है। क्या ये? फूक वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर बात करते हैं अलगोजा की। अलगोजा एक बांसुरी के समान होता है। किसके समान होता है? एक बांसुरी के समान होता है ये, ठीक है। ये भी क्या आता है? एक फूक वाद्य यंत्र, ठीक है। अलगोजा को है ना, जैसे बांसुरी तो सिंगल बजती है, अलगोजा डबल होते हैं, इनको डबल बजाया जाता है और फूक से ही इनको बजाया जाता है। फिर आता है बपंग। बपंग एक कटे हुए, किसके? कटे हुए तुंबे से बनता है, ठीक है। ये भी किस में आता है? तत्ववाद यंत्रों में आता है। किस में आता है? तत्ववाद यंत्रों में आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46, दीन ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा
बनाई गई मस्जिद, गलत आंसर है। अकबर द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तक, गलत आंसर है। अकबर द्वारा बनाया गया सर्वोत्तम प्रार्थना स्थल, गलत बात है। अकबर द्वारा निर्धारित धार्मिक पंथ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वारा निर्धारित एक धार्मिक पंथ है, ठीक है। तो ये कब चलाया गया अकबर के द्वारा? तो ये आंसर आएगा 1582 ईस्वी को। कब चलाया गया था? 1582 ईस्वी को, ठीक है। और इसके एक हिंदू राजा मात्र कौन थे? इसके अनुयायी बीरबल, ठीक है। हिंदुओं में देखें तो कौन थे? बीरबल। और जब ये अंत समय तक, मतलब मरते टाइम तक इसके दो ही रहे थे, एक बीरबल और एक अकबर। इसके बाकी सब वापस अपने धर्म में परिवर्तित। इस धर्म के जो उपासक या बोल सकते हो, इन धर्म को अपनाने वाले अंत तक सिर्फ अकबर और बीरबल ही बचे थे, ठीक है। बाकी ये धर्म खत्म होने की कगार पे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है आपको। असहयोग आंदोलन, ठीक है, बंगाल का प्रथम विभाजन, गांधी इरविन पैक्ट, चोरा चोरी कांड। तो देखो, जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 के अंदर। कब? 1920 के अंदर, ठीक है। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 के अंदर, सबको पता है बंगाल विभाजन की घटना, तो ठीक है। फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट समझौता, ये हुआ था 1931 में, ठीक है। चोरा चोरी कांड 1922 में। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फोर्थ। तो फर्स्ट में फोर्थ किस में है? बी, तो बी आंसर। थर्ड में सेकंड, ठीक है, थर्ड में सेकंड है, और सेकंड में फर्स्ट है, फोर्थ में थर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेखावाटी में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? देखो, शेखावाटी में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, बेरा कहते हैं, खू कहते हैं। तो आंसर इसका होगा जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? जोहड़, स्थानीय भाषा में शेखावाटी में, ठीक है। जोहड़ या नाड़ा भी बोला जाता है इसको, दूसरा नाम क्या होता है इसका? नाड़ा भी बोला जाता है वहाँ पे स्थानीय भाषा में, ठीक है। शेखावाटी में ये कच्चे कुएं बोल सकते हो आप इनको, कच्चे कुएं होते हैं, ठीक है। जो इसका गहरा स्थान होता है ना कुएं का, जो अंतिम स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? चोबी। क्या बोलते हैं उसको? चोबी, ठीक है, चोबी बोली जाती है। अब पूछोगे बावड़ी क्या होती है? तो सर, बावड़ी एक कुएं का ही रूप होती है। क्या होती है? कुएं का ही बड़ा रूप होता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं, जिसमें नीचे उतरने के लिए क्या होती हैं? सीढ़ियाँ होती हैं, उसको बावड़ी बोल दिया जाता है। बेरा, बेरा एक कुएं को ही बेरा बोलते हैं, ठीक है। कई जगह कुएं को क्या बोलते हैं? बेरा बोलते हैं, जो पानी भरने के काम आता है। किसके? पानी भरने के। जब लेडीजें पहले के टाइम रस्सी और वो लेके जाती थी, तो कुएं पे जाती थी पानी भरने के लिए, तब उनको बेरा बोला जाता था, ठीक है। खूह का देखो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बाकी ये भी किसी कुएं का ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। देखो, कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है, राजस्थान से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, ठीक है। मैं आपको कर्क रेखा के बारे में बताऊं तो ये राजस्थान से टोटल 26 किलोमीटर की लंबाई इसकी। कितनी है? 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसके जो निकटतम शहर है, ठीक है, कर्क रेखा के निकटतम शहर है, क्या नाम है? कुशलगढ़ शहर। क्या नाम है? कुशलगढ़ शहर। कहाँ पड़ता है ये? बांसवाड़ा में, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? बांसवाड़ा में। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। अब कर्क रेखा के ऊपर जैसे 21 जून को अपन कर्क संक्रांति मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? 21 जून को, 21 जून को कर्क संक्रांति, ठीक है। इसको ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि उत्तरी गोलार्ध की ही सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को और क्या है? 21 जून को मैं आपको और बता दूँ, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था? 21 जून 2015 से। किसने शुरू किया था? मोदी जी ने, ठीक है, नरेंद्र दास मोदी ने, ठीक है।
21 जून 2015 से शुरुआत की थी। देखो जो योगा दिवस मनाया गया 2021 में, कब? 2021 में। उसका सार वाक्य, ठीक है, यानी कि उसका ध्येय क्या था? तो उसका ध्येय था आरोग्य के लिए रोग, ठीक, आरोग्य के लिए योग। तो इसका था आरोग्य के लिए योग, ठीक है, ये उसका ध्येय वाक्य था। कोई पूछ ले तो आपसे कैसे मनाया गया था? तो इस बार डिजिटल रूप से मनाया गया था, किसी स्थान पे नहीं, डिजिटल रूप से, ठीक है, डिजिटल रूप से, वर्चुअल बोल सकते हो, डिजिटल बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चंपारण की संधि किन किन के मध्य हुई? ठीक है, चंपारण की संधि किन किन के मध्य हुई? महाराणा कुंभा व रणमल के बीच, गलत है। मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, बिल्कुल सही बात है। मालवा और गुजरात के जो सुल्तान थे उनके बीच। महाराणा कुंभा और मालवा के बीच नहीं हुई, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच नहीं हुई। देखो चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के साथ सकते हैं। देखो मालवा का था महमूद खिलजी, कौन? महमूद खिलजी। और गुजरात का था कुतुबुद्दीन। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। कहाँ? चंपारण में। कब हुई? तो ये हुई थी 1456 में। कब? 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था संधि का? संधि का उद्देश्य था राणा कुंभा को हराना, ठीक है, राणा कुंभा को हराना तथा मेवाड़ के 2 बराबर हिस्से करके उनको बांट लेना, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब संधि होने के बाद क्या हुआ था? बदनौर का युद्ध हुआ था, ठीक है। संधि के बाद हुआ बदनौर का युद्ध। कहाँ का? बदनौर का युद्ध। इसमें गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को राणा कुंभा ने हरा दिया। और युद्ध कब हुआ? 1457 में, जस्ट 1 साल बाद। चंपारण की संधि के 1 साल बाद हुआ था, ठीक है। कुंभा ने किनको? दोनों को हरा दिया था। किस किस को? मालवा के तो महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को, उनकी संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन हो गया 50। अब क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, हाथी, घोड़ा। तो इसका आंसर होगा घोड़ा। घोड़े से परिचित नहीं थे वो। गाय, बैल, ठीक है, हाथी, सांड, हिरण, बाघ, गेंडा, भैंस इत्यादि को तो जानते थे, ठीक है। और इन सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष पूजनीय पशु कौन था? पूजनीय पशु, पूजनीय पशु था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाले सांड को पूजते थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था? गोगा जी ने, बाबू जी ने, संत जसनाथ जी ने, संत पीबा जी ने। आंसर होगा इसका गोगा जी ने, ठीक है। गोगा जी ने महमूद खिलजी से युद्ध लड़ने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया था? जहार पीर पड़ गया था, जहार पीर। उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनी ने। इन्होंने इनको किसकी उपाधि दी थी? जहार पीर की, ठीक है। गोगा जी को हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म पूजते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम लोग कौन? कायम खानी मुस्लिम, ठीक है। हिंदू और मुसलमान एकता के लिए इनको पहचाना जाता है। गोगा जी थे चौहान वंश से। क्या थे ये? चौहान वंश के, ठीक है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। पिता कौन थे? जेवर सिंह। कौन थे? जेवर सिंह। माता बाछल कंवर गुरु गोरखनाथ थे, ठीक है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ता है, ठीक है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसे देवमेड़ी बोलते हैं, वो चूरू के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पाबू जी की। तो पाबू जी को बोला जाता है ऊँटों का देवता। क्या बोला जाता है? ऊँटों का देवता, ठीक है। इनको प्लेग रक्षक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेग रक्षक। इनका जन्म हुआ था कोलू जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? कोलू जोधपुर के अंदर, ठीक है।
राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम दांदल जी था, माता का नाम कमला दे था। ठीक है। इनकी रानी का नाम फूलम दे था, जो कहाँ की अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। कौन थी? अमरकोट की सोडा राजकुमारी। इनका मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। इनका मंदिर कोलूमंड जोधपुर के अंदर है। ठीक है। इन्होंने 1276 ईस्वी में देचू गांव के अंदर, कब? 1276 ईस्वी में देचू गांव के अंदर युद्ध लड़ा था। किससे? जिंदराव खींची से। किसके लिए? गायों के लिए। ये गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची से मतलब शहीद हो गए थे। शहीद बोल सकते हो आप, शहीद हो गए थे। ठीक है। और एक बात, बाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है। तो ये बाबूजी के बारे में हो गया। अब बात करेंगे संत पीपा जी के बारे में। किसके बारे में? संत पीपा जी। संत पीपा जी एक खींची राजवंश से थे। किससे थे? खींची राजवंश से। कहाँ के? झालावाड़ वाले। झालावाड़ वाले खींची राजवंश से थे। सॉरी। इन्होंने युद्ध किया था फिरोज तुगलक के साथ। किसके साथ? फिरोज तुगलक के साथ। उसमें विजय हुए थे। क्या हुए थे? विजय हुए थे। ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा है चित्तवाणी जोग। क्या लिखा है? चित्तवाणी जोग। ठीक है। अब हम बात करेंगे जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय के संपादक, जसनाती संप्रदाय के ये संस्थापक है। ठीक है। इन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया। 36 नियम दिए इन्होंने। कितने? 36 नियम दिए। ठीक है। इनके यानी कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य। और इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ठीक है। इनका समाधि स्थल कतियासर बीकानेर के अंदर, कतियासर बीकानेर के अंदर है। ठीक है। सिकंदर लोधी ने इनको ये जो गांव है कतियासर, ये भेंट में दिया था। ठीक है। तो ये बात हो गई जसनाथ जी के बारे में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्तर किस चित्तर शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, सिकावटी शैली का, या मारवाड़ शैली का? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ शैली का। क्या होगा आंसर इसका? मेवाड़ शैली का। ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध गीत है, प्रसिद्ध चित्र है गीत गोविंद चित्तर। ठीक है। ये किसने लिखा? प्रसिद्ध गीत को मानुक ने। किसने लिखा था ये? किसने बनाया था? मानुक ने बनाया था। ठीक है। इसके प्रसिद्ध एक और है कलीला और दमीना। ठीक है। मेवाड़ चित्र शैली की कलीला और दमना नामक 2 पत्र हैं। ठीक है। इसके जनक बोले मेवाड़ शैली का जनक कुंभा को माना जाता है। ठीक है। और श्रवण काल, मेवाड़ चित्र शैली का श्रवण काल जगत सिंह के टाइम में, जगत सिंह के समय तो हुआ। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन था? क्या था? तो बणी थली। क्या था? बणी ठनी। ठीक है। बणी ठनी किशनगढ़ शैली का। इसके जनक थे किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह। और श्रवण काल माना जाता है श्रवण काल किशनगढ़ शैली का श्रवण काल था सावंत सिंह के टाइम। किसके टाइम? सावंत सिंह के टाइम, जिसको नागरीदास भी बोलते हैं। नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं लिखा करते थे। ठीक है। तो ये जो बनी ठनी चित्तर ये सावंत सिंह के सामने उसके टाइम ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा? निहाल चंद। बहुत बार पूछ लेता है बनी ठनी के चित्रकार कौन है, तो इसमें आंसर आएगा निहाल चंद। ठीक है। सिकावटी शैली प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है। सिकावटी शैली किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। इसमें भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है। मारवाड़ शैली में बहुत सारी शैलियाँ आती हैं, जैसे नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली। तो ये अलग शैलियाँ, ये सब मारवाड़ शैली के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे? स्त्री शिक्षा आंदोलन के, बाल विवाह उन्मूलन के, सती प्रथा उन्मूलन के, विधवा विवाह आंदोलन के? तो आंसर होगा इसमें विधवा विवाह पुनर्विवाह आंदोलन के। ठीक है। और इनके अलावा इसके जनक विधवा विवाह पुनर्विवाह आंदोलन में जो ईश्वरी चंद्र विद्यासागर का साथ किसने दिया था? तो वो थे कुड्डूकरी वीरसलोंगम इनके अलावा। ठीक है। और स्त्री शिक्षा आंदोलन के जनक थे ज्योतिराव गोविंद फुल्ले।
ज्योतिराव गोविंद फुल्ले, ठीक है। और बाल विवाह उन्मूलन के हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, वहीं केशव चंद्र सेन। और सती प्रथा उन्मूलन के हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने 1800 सती प्रथा के ऊपर 1829 ईस्वी में, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के द्वारा एक कानून भी बनवाया, क्या कानून पास करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 समाचार पत्र है, इनको मैच करवाना है, ठीक है। तो मिल कीजिए जय हिंद समाचार पत्र। जय हिंद समाचार पत्र कहाँ से तो ये कोटा से। जय हिंद समाचार पत्र का प्रेस कहाँ थी? कोटा में, ठीक है, ये कोटा से प्रकाशित होता था। फिर आता है तरुण राजस्थान कहाँ? ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान अजमेर से, ठीक है। सॉरी नवीन राजस्थान अजमेर से। और राजस्थान केसरी वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से, ठीक है। अब जो जय हिंद कोटा से है, इसके जनक का तो पता नहीं है, पर तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास ने। तरुण राजस्थान किसका था? जय नारायण व्यास का, ठीक है। तरुण राजस्थान के जनक कौन है? जय नारायण। और नवीन राजस्थान के जनक हैं विजय सिंह पथिक, ठीक है। तरुण राजस्थान 1923 में छपा था। नवीन राजस्थान स्टार्ट हुआ था 1921 में, ठीक है। राजस्थान केसरी ये वर्धा से छपा था, और कब? 1920 में, ठीक है। इसके जनक भी कौन है? विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की सीमा किसके साथ नहीं लगती? बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? तो देखो, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम है। तो ये 2 राज्य यानी 5 राज्य किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना, गरीबों के बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण करना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। देखो, चिकित्सा सहायता भी नहीं है, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली भी नहीं है, और कुओं के लिए सिंचाई, बिल्कुल ये आंसर होगा इसका। कुओं के लिए सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, ये गरीबों के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो सिंचाई कुओं का निर्माण जीवन धारा से संबंध है। अब गरीबों के लिए बीमा योजना किससे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध गरीबों के लिए बीमा योजना से है। ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने वाली योजना है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, ठीक है। चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, चिरंजीवी योजना। चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, चिरंजीवी योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। काराकोरम राजमार्ग निम्न से किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत नेपाल, चीन नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान चीन। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान और चीन को, ठीक है। काराकोरम मार्ग किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर, ये जो राजमार्ग है, ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उससे होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, ठीक है। चीन और पाकिस्तान के खुजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। कौन से दर्रे से? खुजराब दर्रे से। इसके जो समुद्र तल से ऊंचाई होगी इस मतलब राजमार्ग की, वो है 4693 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्न में से किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु।
तो आंसर होगा इसमें ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से कहाँ पे, सांगपो कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बत में इसके सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको दिहांग नाम से भी इसको जाना जाता है। दिहांग नाम से कहाँ, ब्रह्मपुत्र को दिहांग, दिहांग नाम से असम में कहाँ जाना जाता है, असम में। ठीक है, कहाँ पे, असम में। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है, उद्गम होता है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। टोटल लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 29 किलोमीटर। भारत के अंदर इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कितनी है इसकी, 916 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी को बहुत सारे नामों से, अलग अलग नाम है, राम गंगा, भागीरथी, अलकनंदा वगैरह वगैरह नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। क्या है, गंगोत्री। गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, टोटल लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत के अंदर इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। ये हो गया गंगा के बारे में। फिर हम देखते हैं नर्मदा के बारे में। किसके बारे में, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नर्मदा नदी को रेवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेवा। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से तो निकलती है और खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या, मध्य प्रदेश की, यानी कि एमपी यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं इसे, जीवन रेखा, रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, 1312 किलोमीटर। कितनी, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1312। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी ये तिब्बत से तो निकलती है। ठीक है, और अरब सागर में जाके गिरती है। टोटल लंबाई 3610 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये पाकिस्तान से गुजरती है, भारत से गुजरती है और तिब्बत यानी चीन से गुजरती है। ठीक है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी। अभी तो ये पाकिस्तान की नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की, एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, तो वो बोलेंगे सिंधु नदी। ठीक है ये बात हो गई इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर अब 60। देखो 60 आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटे अक्षरों में, मतलब बहुत बारीक पे लिखा हुआ है। जो ये है, इसमें दे रखा है कि वन रिपोर्ट, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वन रिपोर्ट 2001, क्या, वन रिपोर्ट 2001 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या आ जाएगा, उदयपुर। 2001 ही नहीं, ये 2019 की वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार भी क्या है, इसका उदयपुर ही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती, दिन रात का बनना, ठीक है, दिन रात का छोटा बड़ा होना, सूर्य की किरणों का सीधा एवं तथा तिरछा होना, ऋतु को निर्माण और ऋतु परिवर्तन होना। तो देखो इसका आंसर होगा, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो दिन रात का निर्माण होता है, बिल्कुल बात सही है। सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा होना, बिल्कुल सही है। ऋतु निर्माण एवं ऋतु परिवर्तन होना, बिल्कुल सही है। पर दिन रात इसकी वजह से नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा इसका दिन रात। दिन रात किस लिए बनते हैं, तो दिन रात जब पृथ्वी सूर्य के नहीं, पृथ्वी किसके, अपनी अक्ष पर, किसके, अपनी अक्ष के ऊपर चक्कर लगाती है चारों तरफ, इसकी वजह से दिन रात का निर्माण होता है। ठीक है, ये पृथ्वी की चाल होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। स्पीड क्या होती है पृथ्वी की, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चक्कर लगाती है। टोटल पूरा चक्कर करती है ये कब, कितने टाइम में, पृथ्वी एक अपनी अक्ष पे पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 23 घंटे, कितने, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में। इस पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति एवं दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या बनते हैं, दिन रात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।
इनमें कुछ जनजातियाँ दे रखी हैं, उनका निवास स्थान दे रखा है, ठीक है। पिग्मी पाई जाती है कांगो बेसिन के अंदर, ठीक है। फिर आती है बुशमैन, तो बुशमैन के लिए कालाहारी, जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। जुल्लू होती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। और माया तो मध्य अमेरिका में, ठीक है। मैसे माया मध्य अमेरिका, ठीक है। तो ये मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका 2001 के अनुसार तो होगा भैया 165, और 2011 के अनुसार इसका आंसर आएगा कितना? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को? तो इसमें आंसर आएगा उपराष्ट्रपति को। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। देखो मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखो सबसे पहले ले लेते हैं अपन राष्ट्रपति, फिर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या? न्यायाधीश, ठीक है, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री के बारे में हो गया। फिर एक होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में। तो एक लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। राष्ट्रपति त्याग, अब यहाँ देखो त्याग पत्र लिख देता हूँ मैं, और इधर इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। और इसको शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को त्याग किसको देता है? ये राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। फिर आते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति आंसर आएगा। फिर आता है उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? इसको भी राष्ट्रपति, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष आता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको त्याग पत्र ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तथा इसका जो शपथ है, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है ना, जो उनमें से सबसे, यानी कि जब लोकसभा का निर्माण होता है, मतलब गठित की जाती है, तो उनमें से जो सबसे उम्रदराज होता है ना, ये लोकसभा आयुक्त चुनकर जाते हैं, तो उनमें सबसे जो उम्रदराज होता है उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष फिर उनमें से एक अध्यक्ष चुनता है, ठीक है। तो इसको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है यही चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूं कि अभी फिलहाल वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है, याद रहेगा सबको। और बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन, ठीक है। क्या है? NV रमन। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष होंगे ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया? ऋग्वेद से, महाभारत से, रामायण से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, मुंडकोपनिषद, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय यानी आदर्श वाक्य है ये, ठीक है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से, ठीक है। टूटी हुई नाव से की गई। किसकी तुलना? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, याद रहेगा। महाभारत किसने लिखी थी? तो वेद व्यास जी ने, ठीक है। ऋग्वेद बहुत पुराना है, देवताओं के द्वारा लिखा गया होता है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्या क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, लोकसभा का सचिव। तो इसका आंसर होगा महान्यायवादी। ठीक है, में से लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किसे है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में हम बात करें तो इसे अटॉर्नी जनरल, क्या बोला जाता है इसको? अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। ठीक है, ये किसमें, इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 76 के अंदर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ थोड़ी बातें और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भारत सरकार का ये मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। क्या है ये? भारत सरकार का क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? कानूनी सलाहकार। इसको क्या और क्या बोलते हैं? इसको विधि अधिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधि अधिकारी। ठीक है, इसके पास शक्तियाँ, इनकी शक्तियों का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? 88 में। ठीक है, अब इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ, मैं शक्तियाँ आपको बताता हूँ। देखो, ना तो संसद का ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, फिर भी किसी भी सदन और समिति में ये बोल सकता है। क्या? किसी भी सदन या किसी भी समिति में ये बोल सकता है। पता है, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्या? मत देने का अधिकार नहीं होता है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? तो नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में के वेणुगोपाल। ठीक है, 30 जून के वेणुगोपाल। ठीक है, 30 जून 2017 को मनाया गया था। क्या? महान्यायवादी। ठीक है, क्या बनाया गया था? महान्यायवादी। तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है, महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, किसका अधिकार होता है? इसको सुनवाई का अधिकार भी होता है। एक और शक्ति है इसके पास, ये किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसको होता है। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 26 आज के लिए इतना ही खूब है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके आएंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में। तो धन्यवाद।